नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद 3 बजे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। कोविड-19 की जांच की क्षमता बढ़ाकर प्रतिदिन 3 लाख की गई। स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 52.46% हुई। दिल्ली सरकार कोरोना वायरस के लिए निर्धारित अस्पतालों में 24 घंटे के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। वंदे भारत मिशन के तहत विश्व के विभिन्न भागों से करीब 2000 भारतीय आज स्वदेश लौटेंगे। और जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर किया। दोपहर समाचार के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आनंद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। इनमें पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुद्दुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, सिक्किम और लक्षद्वीप शामिल हैं। श्री मोदी कल 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना तथा उड़ीसा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने इस महीने की 13 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सहित अन्य वरिष्ठ मंत्रियों तथा अधिकारियों के साथ कोविड-19 महामारी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की थी। देश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि को देखते हुए ये संवाद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ ये छठी बैठक है। वर्तमान में देश में और अधिक रियायतों के साथ लॉकडाउन का 5वां चरण चल रहा है। अनलॉक 1 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए प्रतिबंधों को आसान बनाया है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड-19 से संबंधित उपचार के लिए निजी क्षेत्र के अस्पतालों से विचार विमर्श करें ताकि अधिक बिस्तरों और अन्य उपचार सेवाओं की व्यवस्था हो सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से यह भी कहा है कि वे निजी अस्पतालों के सेवा शुल्क के मामलों में भी पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करें। तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों ने ये पहल शुरू भी कर दी है। मंत्रालय ने कहा कि देश में अब प्रतिदिन 3 लाख कोरोना नमूनों की जांच की क्षमता उपलब्ध है। अब तक देश भर में 60 लाख नमूनों की जांच हो चुकी है, जिनमें से लगभग 1.5 लाख नमूनों की जांच पिछले 24 घंटों में की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अब तक देश में कुल 907 प्रयोगशालाएं स्थापित किए गए हैं, जहां कोविड-19 के नमूनों की जांच की जा रही है। इनमें 659 सरकारी प्रयोगशालाएं हैं, जबकि 248 निजी प्रयोगशालाएं हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी में नमूनों की जांच की क्षमता बढ़ाने के लिए दिल्ली के सभी 11 जिलों में निर्धारित प्रयोगशालाएं होंगी, जहां केवल कोविड-19 से संबंधित नमूनों की जांच होगी। प्रत्येक जिले से लिए गए नमूनों को इन निर्धारित जांच केंद्रों में भेजा जा रहा है ताकि समय पर जांच के परिणाम आ सकें। फिलहाल दिल्ली में 42 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं, जहां प्रतिदिन लगभग 17,000 नमूनों की जांच की जा सकती है। इसके साथ ही जांच का दायरा बढ़ाने के लिए आईसीएमआर ने भी कंटेनमेंट जोन और स्वास्थ्य देखरेख केंद्रों में रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। सौभाग्यकार के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया है कि वो सभी निर्धारित अस्पतालों के कोरोना वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाएं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि वे इन अस्पतालों की सेवाओं और मरीजों से संबंधित मामलों की समुचित निगरानी के लिए वहां सीसीटीवी कैमरे लगाएं। दिल्ली सरकार के आदेश में 24 घंटे के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना से संबंधित तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिल्ली स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। गृहमंत्री ने अस्पताल में भोजन की आपूर्ति करने वाली कैंटीन का विकल्प भी तैयार रखने का निर्देश दिया ताकि कैंटीन में संक्रमण की स्थिति में रोगियों को भोजन की आपूर्ति निर्बाध रूप से होती रहे। उन्होंने कोरोना रोगियों के उपचार में लगे डॉक्टरों और नर्सों को मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं।
देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 52.46% हो गई है। अब तक 1,80,000 रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,215 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि 1,53,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 10,667 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 3,43,000 हो गई है। इस दौरान इस वायरस से 380 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 9,900 हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 1,54,900 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 59,21,000 लोगों की जांच की गई है। सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को कोविड-19 की जांच की अनुमति देकर लगातार जांच में तेजी लाई जा रही है। पूरे देश में अब तक 907 प्रयोगशालाओं को कोविड-19 की जांच की अनुमति दी गई है, जिनमें 659 सरकारी और 248 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमित 5,071 रोगियों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। अकेले मुंबई में ही इनमें से 4,242 लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 15 दिन में ये दूसरी बार है जब राज्य में ठीक होने का आंकड़ा इतना अधिक है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अब तक 56,049 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई है। पिछले 24 घंटों में अस्पताल से छुट्टी दिए गए 5,071 मरीजों में से 4,242 मरीज मुंबई महानगर क्षेत्र से हैं। अब तक कुल 39,976 मरीज घर जा चुके हैं। पुणे क्षेत्र से 568 मरीजों को घर भेजा जा चुका है। कुल संख्या 8,430 है और नासिक क्षेत्र से 100 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब तक की संख्या है 2,365। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में 3 महीने पहले पहला कोविड-19 मरीज पाया गया था और तब से अब तक रिकवरी दर 47.2% तक पहुंच गया है। सोनाली खड्याळ पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मिजोरम में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 4 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 121 हो गई है। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कल 705 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 4 मामले पॉजिटिव पाए गए। ये चारों व्यक्ति हाल ही में देश के अलग अलग हिस्सों से मिजोरम लौटे थे। प्रदेश में एक रोगी के स्वस्थ होने की खबर है। नागालैंड में कोविड-19 के आज 2 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 179 हो गई है। इनमें 87 सक्रिय मामले हैं, जबकि 92 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को तेज बुखार और सांस की तकलीफ के कारण राजधानी के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्री जैन की कोविड-19 की जांच की रिपोर्ट आनी है। वे हाल ही में शहर में कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए रणनीति तैयार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ आयोजित बैठकों में शामिल हुए थे। इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड ने बंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसके छात्रों के पास जुलाई में लंबित परीक्षा के लिए उपस्थित होने या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंतिम परिणाम निर्धारित करने का विकल्प होगा। कल पेश किए गए एक नोट में बोर्ड ने कहा कि भारत और विदेशों में सभी छात्रों के पास ये विकल्प होगा। आईसीएसई ने कहा है कि उससे संबद्ध स्कूलों में से प्रत्येक को अपने छात्रों द्वारा चुने गए विकल्प का पता लगाने और 22 जून से पहले बोर्ड को सूचित करने की आवश्यकता होगी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एस शिंदे की खंडपीठ मुंबई निवासी अरविंद तिवारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें महाराष्ट्र भर में 2 से 12 जुलाई तक 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के आईएससीई के फैसले को चुनौती दी गई थी। महाराष्ट्र में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए तिवारी ने दावा किया था कि छात्रों के लिए परीक्षा में शामिल होना सुरक्षित नहीं होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर की
की सफाई ना भूलना, हाथों को धोना मत भूलना। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद 3 बजे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। कोविड-19 की जांच क्षमता बढ़ाकर प्रतिदिन 3 लाख की गई। स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 52.46% हुई। दिल्ली सरकार कोरोना वायरस के लिए निर्धारित अस्पतालों में 24 घंटे के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी। वंदे भारत मिशन के तहत विश्व के विभिन्न भागों से करीब 2000 भारतीय आज स्वदेश लौटेंगे। और जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर किया। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत आज खाड़ी देशों मॉस्को, मिस्र और मोल्डोवा से 1672 भारतीय आज केरल के कोच्चि पहुंचेंगे। मालदीव में फंसे 168 भारतीय आज एयर इंडिया की विशेष उड़ान से तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु लौटेंगे। 2 और विशेष उड़ानों से अगले 2 दिन में दिल्ली, कोलकाता और भुवनेश्वर के लिए निर्धारित हैं। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अब तक मालदीव से 3500 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। समुद्र सेतु अभियान के तहत नौसेना के जलपोत, जलाश्व और मगर के जरिए करीब 2000 लोगों को स्वदेश लाया गया। मालदीव में 25,000 से अधिक भारतीय नागरिक रहते हैं। दिल्ली और अहमदाबाद के लिए 166 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का एक विमान आज ढाका से रवाना हुआ। विमान में दिल्ली के 120 और अहमदाबाद के 46 यात्री सवार हैं। दिल्ली के लिए ये तीसरी उड़ान है, जबकि अहमदाबाद के लिए पहली। बांग्लादेश से भारतीयों को निकालने का अभियान 8 मई को शुरू हुआ था। कोविड-19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के स्थगित होने के बाद विदेशों से भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किए गए वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण की ये दूसरी उड़ान है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश देश का शीर्ष राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल राज्य में मनरेगा के तहत 57 लाख से अधिक कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कल 57,12,975 मजदूरों को प्रदेश की लगभग 57,000 ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया गया, जो कि पूरे देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत मिले रोजगार का 18% है। राज्य सरकार ने 7.93 करोड़ मानव दिवस सृजित किए हैं और जल्दी ही आने वाले दिनों में 10 लाख और मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान किया जाएगा। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों से 30 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस आए हैं और बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को भी मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से सभी औद्योगिक इकाइयों का व्यापक सर्वे करने और रोजगार की संभावनाओं का पता लगाने को कहा है, ताकि दूसरे राज्यों से हाल ही में प्रदेश लौटे प्रवासी मजदूरों को वहां रोजगार प्रदान किया जा सके। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। झारखंड के 3 जिलों में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सीरो सर्वेक्षण में कोविड-19 का सामुदायिक फैलाव नहीं मिला है। परिषद की रिपोर्टों के आधार पर झारखंड में कोविड-19 का सामुदायिक फैलाव नहीं हुआ है। प्रधान स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि देश भर के 200 जिलों में से झारखंड के 3 जिलों पाकुड़, लातेहार और सिमडेगा को कोविड-19 संक्रमण के प्रसार का पता लगाने के लिए सीरो सर्वे के लिए चुना गया था। राजस्थान में कोविड-19 के बारे में जागरूकता के लिए 10 दिन का विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान 21 जून से शुरू किया जाएगा। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर सक्रिय निरीक्षण करेंगी और लोगों को बीमारी की रोकथाम के बारे में एहतियाती उपाय बताएंगी। सिक्किम में राज्य मंत्रिमंडल ने कल गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब लोगों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% केंद्रीय आरक्षण देने का निर्णय लिया है। ये जानकारी मुख्यमंत्री के सचिव एसजी ढाकल ने गंगतोक में एक संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने कहा कि ये ऐसे वर्ग की लंबे समय से आकांक्षा थी जो अखिल भारतीय सेवाओं सहित नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं के लिए राज्य से बाहर जाना चाहते थे। जाने माने फिल्म अभिनेता और मॉडल मिलिंद सोमन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के माध्यम से स्वस्थ रहने की शुरुआत करने की अपील की है। जीवन की हर लड़ाई तन और मन के सहारे ही लड़ी जाती है। जब हमारा तन और मन स्वस्थ होगा
तभी हम शारीरिक रोग, मानसिक तनाव और हर किस्म के वायरस से लड़ पाएंगे। और इसके लिए हमारे पास है सबसे कारगर हथियार, योग। तो आइए 21 जून को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक नई शुरुआत करें। योग करें और स्वस्थ रहें। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में हम कोविड-19 पर प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करते हैं। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में गठिया रोग विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार ने बताया कि अब तक कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज मौजूद नहीं है। Only thing which helps is social distancing or physical distancing. Along with it, you have like hand hygiene, washing your hands very frequently, and cough etiquettes like while coughing or sneezing, just cover your face and nose. Use tissue paper or cloth, or if you don't have anything, you can just cough into your elbows. So third thing is using the face mask. For a general public, you can use cotton face mask, and then they have to be very positive. Don't give up, and surely we'll conquer over this virus. भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने बताया कि भारत विश्व के अन्य देशों की तुलना में कोविड-19 के मामले में अच्छी स्थिति में है, क्योंकि इस दिशा में उठाए जा रहे उपायों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। जीबी पंत अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजय पांडे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 पर विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल @AIR News Alert से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शोपिया जिला प्रशासन ने कल लॉकडाउन के कारण राज्य में फंसे पश्चिम बंगाल के 22 प्रवासी मजदूरों को बस से उनके गृह प्रदेश रवाना किया। प्रशासन ने इन मजदूरों को 500 रुपए की आर्थिक सहायता, मास्क और खाने के पैकेट भी दिए। कोरोना वायरस फैलने के संकट को देखते हुए इन मजदूरों को सलाह दी गई है कि वो सरकार के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और यात्रा के दौरान शारीरिक दूरी बरकरार रखें। गुजरात में राज्य योग बोर्ड ने विभिन्न सोशल मीडिया मंच के जरिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़े कई समारोहों का आयोजन किया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में कल से योग सप्ताह की शुरुआत हो गई है। एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस की लड़ाई में अपनी प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए योग और प्राणायाम जैसी प्राचीन भारतीय आयुर्विद्या सफल साबित हो रही है। आकाशवाणी से बात करते हुए गुजरात योग बोर्ड के अध्यक्ष शिषपाल राजपूत ने कहा कि इस महामारी के मद्देनजर योग बोर्ड द्वारा लोगों के बीच योग को लोकप्रिय बनाने के लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं, योग जागरूकता श्रृंखला जैसे विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही है। अभी हमारे पास 5000 योग ट्रेनर तैयार हैं और वो पूरे गुजरात में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से लोगों को योग से जोड़ रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय विजय भाई रूपाणी ने योग सप्ताह की घोषणा की है, जो 15 जून से लेकर 21 जून तक अलग अलग योग में काम करने वाली बड़े लोग आके अपना मार्गदर्शन देंगे। इसके अलावा राज्य योग बोर्ड द्वारा कई ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस साल घर परिवार के साथ योग की थीम के साथ पूरे राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। नाखून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। थल सेना ने कहा है कि उसका एक अधिकारी और 2 सैनिक गलवान घाटी क्षेत्र में कल रात चीनी सेना के साथ हिंसक संघर्ष में मारे गए हैं। सेना के एक वक्तव्य में बताया गया है कि इस क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाओं की वापसी की प्रक्रिया के दौरान दोनों तरफ कुछ सैनिक हताहत हुए हैं। वक्तव्य के अनुसार दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी घटना स्थल पर स्थिति से निपटने के लिए बैठक कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर,
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाध्यक्षों के साथ बैठक में घटना की समीक्षा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले के तुर्का वनगाम में आज सवेरे सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि शोपियां जिले में पुलिस 44 राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त दल ने इस गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान चलाया था। प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा बलों के पहुंचते ही छिपे आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका संयुक्त दल ने करारा जवाब दिया। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में आतंकवाद लगभग समाप्त हो गया है। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने आज श्रीनगर में बताया कि शोपियां के तुर्का वनगाम इलाके में चलाया गया अभियान सफल रहा। कल रात में श्रीनगर पुलिस को एक तल्ला मिला था कि शोपियन में एक गांव है तुर्वंगम, वहां पर कुछ टेररिस्ट हैं। फिर आर्मी, पुलिस, सीआरपी तीनों ने मिलकर कॉर्डन डाला और सर्च के दौरान में इनकाउंटर हुआ। उस इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। ये बहुत ही नीट एंड क्लीन ऑपरेशन हुआ, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ है। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि पुलिस अब अपना ध्यान अगले महीने से उत्तरी कश्मीर की ओर केंद्रित करेगी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अब तक 25 AK राइफलें बरामद की हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या में हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ था और चश्मदीद गवाहों के अनुसार उनकी हत्या में शामिल 2 आतंकवादियों में से एक का नाम उमर था। विजय कुमार ने बताया कि कश्मीर में नशीले पदार्थों के व्यापार से आतंकवाद को आर्थिक मदद मिलती है, जिन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में बेचा जाता है। जम्मू कश्मीर में आज सुबह 7 बजे 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। इस भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान में था। श्रीनगर, किश्तवाड़ और डोडा जिलों सहित कश्मीर घाटी के अधिकतर इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जम्मू में भी झटके महसूस किए गए। पिछले 3 दिनों में केंद्र शासित प्रदेश में ये तीसरा भूकंप है। केंद्र सरकार ने कुछ मीडिया में प्रकाशित इस खबर का खंडन किया है कि उसने अपने कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी को अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया है। एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का आदेश वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट APAR जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाने को लेकर है, न कि कर्मचारियों की वेतन वृद्धि से संबंधित। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को करीब 16,000 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि 100% आपात ऋण गारंटी योजना के तहत इन बैंकों ने करीब 32,000 करोड़ रुपए के कर्जों को भी मंजूरी दी है। सबसे ज्यादा धनराशि भारतीय स्टेट बैंक ने वितरित की है, जिसके बाद कैनरा बैंक का स्थान है। भारतीय स्टेट बैंक ने 8,776 करोड़ रुपए वितरित किए हैं, जबकि कैनरा बैंक ने 1,306 करोड़ रुपए वितरित किए हैं।
पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के वे 2 अधिकारी वापस आ गए हैं जो कल सुबह लापता हो गए थे और बाद में उनकी गिरफ्तारी की खबर आई थी। सूत्रों ने बताया कि भारत ने दिन में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को तलब किया था और इस्लामाबाद में अपने 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी की खबर पर आपत्ति पत्र दिया था। सूत्रों ने बताया कि आपत्ति पत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि भारतीय अधिकारियों से किसी भी तरह की पूछताछ नहीं होनी चाहिए और न ही उन्हें परेशान किया जाना चाहिए। पाकिस्तान से कहा गया था कि दोनों अधिकारियों को तुरंत उच्चायोग वापस भेजा जाए। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त ने कल सुबह कहा था कि उसके 2 अधिकारी लापता हैं और सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाया गया है। इसके पहले नई दिल्ली में 2 पाकिस्तानी अधिकारियों को जासूसी के आरोप में पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था। असम में भारतीय सेना के जवानों ने असम पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड आइजैक मोइवा गुट के 2 कार्यकर्ताओं को तिनसुकिया जिले के लेडो इलाके के पास कल गिरफ्तार किया। सरकारी वक्तव्य में बताया गया कि इन दोनों की पहचान लेफ्टिनेंट कर्नल हाकुन जॉनी और सार्जेंट कोचंग सांके के रूप में की गई है। इन लोगों के पास से हथियार, गोली बारूद और 10,000 रुपए नकद बरामद किए गए। आगे की जांच के लिए दोनों लोगों को लेडो पुलिस थाने सौंप दिया गया है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे, कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। चेन्नई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। चंडीगढ़ में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शहर का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। देहरादून में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस था जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हैदराबाद में तापमान 25 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे, 1-2 बार गरज के साथ बारिश हो सकती है। बेंगलुरु में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा हो सकती है। नगर का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अहमदाबाद में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा भी हो सकती है। शहर का तापमान 27 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। भोपाल में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। शहर का तापमान 24 और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पटना में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश हो सकती है। शहर का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गुवाहाटी में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। वहां का तापमान 24 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और इसके अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। गिलगित में आसमान साफ रहेगा लेकिन दोपहर या शाम तक आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। तापमान 13 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कर्नाटक में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा को पत्र लिखा है। जल शक्ति मंत्रालय प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्यक्रम जल जीवन मिशन को लागू करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए राज्यों के साथ काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। कोविड-19 की जांच क्षमता बढ़ाकर प्रतिदिन 3 लाख की गई। स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 52.46% हुई। दिल्ली सरकार कोरोना वायरस के लिए निर्धारित अस्पतालों में 24 घंटे के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।
वंदे भारत मिशन के तहत विश्व के विभिन्न भागों से करीब 2000 भारतीय आज स्वदेश लौटेंगे। और जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।